साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछा गया पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व अवस्था की अवधि क्या है? इसका सही जवाब होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहला प्रश्न का। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 से 6 या 7 वर्ष की आयु तक रहती है। तो आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 या 7 वर्ष को माना जाता है। इस प्रकार से जो पहला प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बालक का विकास प्रारंभ होता है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। बालक का विकास प्रारंभ होता है जन्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। दोस्तों, बाल विकास में विकासात्मक अवधि की रूपरेखा कुछ आयु संबंधी विकास इस तरीके से है, जैसे नवजात, जैसे ही बालक जन्म लेता है 0 से 1 महीना से उसका विकास शुरू हो जाता है और निरंतर ये लगातार विकास चलते रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सटीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कि तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11 वर्ष। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी। दोस्तों, जो 11 वर्ष है वो किशोरावस्था की आयु है और इसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का विकास हो जाता है। इसका सही जवाब होने वाला है 11 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब है, देखिए, संवेगात्मक विकास। बच्चे में संवेगात्मक विकास जैसे डर, भय, ये चीजें नहीं रहती है। तो इसका सही जवाब होने वाला है संवेगात्मक विकास। प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन डी सही जवाब होने वाला। तो देखिए दोस्तों, किशोरावस्था या फिर विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो संवेगात्मक विकास होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है किशोरावस्था में। आप समझ गए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है स्टेने हॉल। स्टेने हॉल जी ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्टेनली हॉल ने सन 1904 में किशोरावस्था का वर्णन करने के लिए तूफान और तनाव शब्द का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो इसे इस प्रकार से आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। स्टेनली हॉल मतलब तूफान, तनाव, बड़े संघर्ष। हॉल जो रहता है दोस्तों, हॉल कोई भी कमरा बनाते हैं, घर बनवाते हैं, हॉल कैसा रहता है? हॉल बड़ा रहता है। तो ये जैसे ही कोई संघर्ष, तूफान या बड़े संघर्ष का जिक्र हो तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि स्टेनली हॉल ने। और किशोरावस्था जो विकास की जो अवस्थाएं बताई गई है उसमें किशोरावस्था 11 से यानी बड़े बच्चों के लिए है। तो इस प्रकार से आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो स्टेनली हॉल यानी कि कोई भी घर है और उसका मकान में हॉल बड़ा रहता है और ये बड़े तूफान और संघर्ष का जो कहा है तो स्टेनली हॉल जी ने कहा है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये जो कथन होते हैं किसके द्वारा किया गया है, बहुत सारे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दिए रहते हैं और अक्सर हमारे दिमाग से ये चीजें उतर जाती है कि ये किसने कहा है। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह पूछा गया कि यह कथन किसका है। देखिए, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह किसने कहा है? तो इसको वाटसन ने कहा है। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। और देखिए उन्होंने आकार और साइज भी बताई है कि शिशु जब इस संसार में आता है तो उस समय बालक का भार 7.15 और बालिका का भार 7.13 पाउंड होता है। तो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, बालक या बालिका का। तो आपको याद रखना है बालक का 7 पाउंड और बालिका का
7 पाउंड है ना, तो यानी दोनों का भार एक ही होता है। अगर पॉइंट में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, बालक बालिका का अलग आपको याद रखना है, और यदि बच्चे का पूछा जाता है तो आपको 7 पाउंड बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इजी प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न है कि जे प्याजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। आप सभी को पता है कि जीन प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास। तो बहुत ही इजी प्रश्न था ये। तो देखिए, जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया था। उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, आप सभी को पता है, संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संवेदगात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन दिया है। यह कथन किसने दिया है? तो इसका सही जवाब होने वाला है हरलॉक। इसका एक ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों, कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे हरलॉक, हरलॉक को ऐसे जोड़ सकते हैं, लॉक, लॉक मीन्स क्या होता है दोस्तों? लॉक मीन्स होता है ताला, और ताला जब हम खोलते हैं तो हमें कोई नई चीज मिलती है, या फिर हम किसी नई चीज को बंद करके रखते हैं और लॉक खोलते हैं तो हमें वो चीजें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जैसे ही नवीन योग्यताएं या नवीन विशेषताओं का प्रकट हो तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। किसने कहा है, यह कथन किसने किया है? तो हरलॉक ने कहा है। तो हरलॉक यानी लॉक, लॉक मीन्स ताला, ताला जब हम खोलते हैं तो नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति नवीन विशेषता और नवीन योग्यता कथन किसने कहा है? तो यह हरलॉक ने कहा है। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। अब दोस्तों, हरलॉक के अनुसार सन 1964 में विकास बढ़ती परत तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य के लिए परिवर्तनों के एक प्रगतिशील संगाल शामिल है। व्यक्ति की ओर से नई विशेषताओं और नई क्षमताओं का विकास का परिणाम होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, सन 1904 में इन्होंने कहा था कि जो विकास के परिणाम है वो नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। तो देखिए, सामाजिक तत्व, आप सभी सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में रहते हैं। तो देखिए, आप समाज के अंतर्गत आता है पारिवारिक संबंध, पड़ोस, आड़ पड़ोस के लोग, लोगों का व्यवहार। जो इसमें तत्व शामिल नहीं है को छोड़कर, बोलता है कि एक तत्व को छोड़कर बाकी शामिल नहीं है। तो जन्म क्रम, जन्म क्रम ये शामिल नहीं है। तो जन्म का क्रम आप सभी जानते हैं किस प्रकार से होता है जन्म का क्रम, ठीक है, पहले भ्रूण अवस्था। तो इस तरीके से ये जन्म क्रम इसका नहीं होगा, केवल एक को छोड़कर, सामाजिक तत्व में शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। तो ये परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष किसमें सम्मिलित रहते हैं? इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए, बुद्धि में। परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष कहाँ शामिल होते हैं? तो बुद्धि में शामिल होते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि, इसका सही जवाब होगा। आप बोलेंगे तो कि सर कैसे बुद्धि सही जवाब है? तो देखिए, मात्रात्मक शोध का संख्याओं और आंकड़ों से है, जबकि गुणात्मक शोध का शब्द संबंध शब्दों और उनकी व्याख्याओं से है। तो इनका परीक्षण हम कैसे करेंगे? तो अपने विवेक से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब होगा, देखिए, बुद्धि में होता है, ठीक है। मात्रात्मक और गुणात्मक जो पक्ष है वो किसमें सम्मिलित है? बुद्धि में होता है, ठीक है। अपने बुद्धि से ही तो जान पाएंगे कि ये मात्रात्मक है, संख्याओं का आंकड़ा है, या फिर परिणाम जो है गुणात्मक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा बुद्धि। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। प्रक्षेपित विधि नहीं है पूछ रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रक्षेपित विधि क्या है। दोस्तों, इतना मेहनत आपके लिए करके लाया हूँ, पूरा उत्तर ढूंढ करके लाया हूँ, पूरा गूगल से उत्तर ढूंढ करके लाया हूँ। तो एक लाइक तो अवश्य बनता है, और यदि चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ उन सभी दोस्तों तक अवश्य शेयर करें जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री डीएड बीएड एग्जाम हो या फिर सीटेट का एग्जाम जो 7 जुलाई को होने वाला है उसका तैयारी कर रहे हैं। तो यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं, काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहला प्रक्षेपी जो है निरीक्षण नहीं है, इसमें से जो है MMPI यानी कि प्रक्षेपी निरीक्षण नहीं है। मनोवैज्ञानिक विकारों के निदान में नैदानिक वैज्ञानिकों की सहायता के लिए तैयार किया गया था, तो ये नहीं है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ये जो दिया है ऑप्शन आपका रोसो परीक्षण, मैं आपको ऑप्शन पर ले चलता हूँ। रोसो परीक्षण ये तो प्रक्षेपित विधि है,
प्रसंगात्मक बोध परीक्षण ये भी है दोस्तों, प्रक्षेपित विधि है। बालक बोध परीक्षण में मेरे को जहां तक लग रहा है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ये जो है प्रक्षेपित विधि नहीं है। हालांकि इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं और ज्यादा से ज्यादा आंसर इसका करें, ताकि ज्यादा आंसर किस ऑप्शन पर आता है तो हम उस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, हालांकि मैं जो आंसर इसका मान रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी को मान रहा हूँ। आप किसको मान रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है एल्डर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होने वाला है, एल्डर। दोस्तों आप बोलेंगे कि सर एल्डर क्यों है, तो इसका प्रूफ भी मैं लेकर के आया हूं। तो देखिए जो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है, अल्फ्रेड एल्डर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक हैं और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, और अल्फ्रेड बिने ने प्रयोगात्मक विज्ञान के विकास की एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एल्डर महोदय हैं। इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो एल्डर है, अल्फ्रेड एल्डर इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्यूटरी ग्रंथि। प्यूट्रस ग्रंथि जो है शारीरिक वृद्धि पर विकास डालने वाली प्रमुख ग्रंथि है, तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आप पूछेंगे कि सर ये ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है, तो चलिए प्रूफ भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, जो प्यूटरी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, और ये वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है जो कोशिका वृद्धि, प्रजनन और पुनर्जन्म को उत्तेजित करती है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्यूट्रिस ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेदी क्रियात्मक खेल की अवस्था है? तो देखिए इसका सही जवाब है शैशव काल की अवस्था। संवेदी क्रियात्मक अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशव अवस्था काल को कहा जाता है, ये खेल की अवस्था कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और उन्होंने चार अवस्थाओं को उल्लेख किया था, जिसमें से पूर्व संवेदी गामक अवस्था जिसको शैशव काल कहा जाता है, और इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, साथ ही साथ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो शैशव काल की अवस्था है उसका सही जवाब होने वाला है। अब इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे तभी आपको विश्वास होगा दोस्तों। इसमें पूछा गया कि संवेदी क्रियात्मक खेल की अवस्था है, तो देखिए ये शैशव काल में आता है। ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था ये बच्चों के खेल, नाटक, वास्तविक जीवन से जुड़ी स्थितियों से संबंधित होते हैं। इस अवस्था में बच्चे मानसिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बात करने के लिए खिलौना या टेलीफोन या चाय पीने के लिए कप का इस्तेमाल ये करते हैं। तो ये जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है खेल की अवस्था है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ये जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण यानी जन्मजात हमें प्राप्त होती है भूख है, इसका सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी, भूख है। इसके बाद जो हमें अर्जित होती है, जन्म के बाद जो अर्जित होती है, पुरस्कार हम स्वयं से अर्जित करते हैं, सजा भी हम अर्जित करते हैं। कोई भी अच्छा कार्य नहीं करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो अवश्य हमको दंड या सजा मिलेगी। प्रोत्साहन, अगर अच्छा काम करेंगे हम तो हमको प्रोत्साहन भी होगा, लोग हमारी प्रोत्साहन करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। ये जो है जन्मजात प्रेरणा है, भूख है, इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है, किस प्रकार से उसको खुशी मिलती है, वो किस प्रकार का प्रेरित है, प्रेरणा है? तो देखिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। तो इसका प्रूफ क्या है सर, कैसे आंतरिक रूप से प्रेरित सही होगा, ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा? तो चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। तो आगामी एग्जाम के लिए देखिए, अभिप्रेरणा उस प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। यह जीवन में कुछ हासिल करने का अभियान है जो किसी की जन्म तिथि को पूरा करता है। अभिप्रेरणा के दो प्राथमिक प्रकार हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा
वह प्रेरणा है जो व्यक्तिगत प्रसन्नता, रुचि या आनंद से अनुप्रमाणित होती है। आप समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से प्रेरणा, यानी कि अभ्यास के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है तो यह आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे, जीन पियाजे। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं तो यह कथन है मिस्टर जीन पियाजे जी का। दोस्तों आपको बता दें, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर भी संज्ञानात्मक विकास आए या मानसिक विकास आए तो आपको आंख मूंद करके लगा देना है जीन पियाजे। ठीक है, तो बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं या मानसिक विचार रखते हैं, संज्ञानात्मक विकास रखते हैं, तो आपको इसका सही जवाब जीन पियाजे होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहां कोई लैंगिक भेद नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अगर अदर स्कूल में जाते हैं तो अक्सर उसमें लैंगिक भेद किया जाता है कि वह लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, तो इस तरीके से भेदभाव होता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षक जो है कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो विशेष विद्यालय होती है। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में विकास होता है, तो मनुष्य में विकास कैसे होता है, तो जीवन भर विकास होते रहता है। इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो इसका ऑप्शन ए क्यों सही होगा सर। तो ये सी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। ये जो प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है, ये सी टेट 2016 पे पूछा गया प्रश्न था। तो इसका सही जवाब लिया गया है, देखिए शिक्षार्थी द्वारा वातावरण की सक्रिय खोज। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ए सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। संज्ञान का घटक नहीं है, तो सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञान क्या चीज होता है। तो देखिए संज्ञान एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान और समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। आप समझ गए होंगे कि यह संज्ञान एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान समझ प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। इन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में चिंतन, जागना, याद रखना, न्याय करना और समस्या समाधान शामिल है। ये मस्तिष्क के उच्च स्तरीय कार्य हैं और भाषा, कल्पना, अनुभूति, योजना को सम्मिलित करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो यह जांचता है कि लोग कैसे सोचते हैं और अनुभूति में शामिल प्रक्रियाएं कौन सी है। आप समझ गए होंगे कि संज्ञान क्या चीज है। दोस्तों यदि आप समझ गए कि संज्ञान क्या चीज है तो इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या इसका आंसर होने वाला है। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब होने वाला है धारणा। ठीक है, आपके विचार में कौन सा प्रश्न है, सॉरी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सेट डी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमोटर विकलांगता वाले बच्चों के सफल समावेशन में बाधा डालता है। तो जो बाधा डालता है सफल क्रियान्वयन में, तो इसका सही जवाब है देखिए लचीला पाठ्यक्रम। ठीक है, समावेशन, छात्रों को सफल समावेशन में बाधा डालता है लचीला पाठ्यक्रम, इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किशोरावस्था वह काल है, किशोरावस्था का काल कौन सा है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 23 का, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11 से 19 वर्ष। आप सभी जानते हैं किशोरावस्था की आयु जो होती है 11 वर्ष से ऊपर होती है और बाल्यावस्था उसके पहले, किशोरावस्था के पहले बाल्यावस्था की आयु होती है 5 से 10 वर्ष। आपको याद रखना है 5 से 10 वर्ष बाल्यावस्था, 11 से 19 वर्ष को किशोरावस्था कहा जाता है और उसके बाद जो होता है प्रौढ़ावस्था में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे भी नहीं मिला है, अगर आपको मिला होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 24 का ऑप्शन सही क्या होगा। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका होगा विशेष स्कूल। जिस प्रकार से हमने पूर्व क्वेश्चन पर देखा विशेष स्कूल से संबंधित था, ये देखिए हमने देखा पिछले क्वेश्चन पर, तो इस प्रकार से ये विशेष स्कूल होंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कौन सा सही होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मकता आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? रचनात्मकता आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? नकल तो आप समझते हैं, नकल करना यानी कि देखकर, किसी चीज को देखकर स्वयं हूबहू उतार देना, नकल कर देना, यानी इसमें तो कोई रचनात्मकता है नहीं। ठीक है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना रहता है। मॉडलिंग, मॉडलिंग यानी कि प्रदर्शन करना, मॉडलिंग यानी प्रदर्शन करना। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कट गए, रचनात्मकता में नहीं आएंगे दोनों में। अब आता है अपसारी, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो इसको पहले हम जान लेते हैं कि अपसारी चिंतन और अपसारी सोच क्या है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है? आप सभी जानते हैं 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माध्यमिक स्तर तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है बाल विकास शिक्षा शास्त्र में। इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया आपको याद रखना है कि पढ़ने और भाषा में कठिनाई है, यानी कि बच्चा अगर डी को बी पढ़ रहा है, ठीक है, डी को बी और बी को डी पढ़ रहा है, या फिर एम को डब्लू, ठीक है दोस्तों, एम को डब्लू या फिर डब्लू को एम पढ़ रहा है, तो ये डिसलेक्सिया विकार के अंतर्गत आता है। तो ये यानी कि ए का 1 होगा। और डिसग्राफिया, ठीक है, डिसग्राफिया को ग्राफ मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्राफ मतलब चित्र बनाना, ठीक है, तो ये लिखने से संबंधित है। आपको इस तरीके से ये ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। डिसग्राफिया यानी ग्राफ में हम क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं।
तो ये किससे है, लेखन से संबंधित है। ठीक है, लिखते कैसे हैं, जब हम हाथ चलाते हैं, लिखते हैं कोई चीज़, ग्राफ करते हैं, तो डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेटर से क्या करते हैं, हम जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं दोस्तों, आंकड़ों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, डिस्कैलकुलिया यानी कि गणती या अंक गणती कौशल में कठिनाई। तो इस तरीके से अगर आपको एक दो चीज़ें याद रहेगी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिस्कैलकुलिया यानी कि अंक गणित, तो आप आसानी से आप सुमेलित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक याद रख सकते हैं, डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ यानी चित्र बनाना, और चित्र किससे बनाते हैं, जब हम हाथों से लिखते हैं। तो लेखन संबंधी अक्षमता को हम डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रख सकते हैं, और डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेट करते हैं, गणित बनाते हैं। तो आप इस तरीके से गणित कौशल में कठिनाई को कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होने वाला है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हम अगली वीडियो पर लाएंगे हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए हैं CG टेट 2024 के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।